हर बड़ी जंग के बतन से एक नई जंग जन्म लेती है। हालिया इंसानी तारीख में उसकी मिसाल यह है कि दूसरी जंग अजीम ने पहली जंग अजीम के बतन से जन्म लिया, जिसके बाद सर्द जंग शुरू हुई और उसके इख्तिताम के चंद ही सालों के बाद एक नई जंग का आगाज हुआ, जिसे वॉर ऑन टेरर या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कहा जाता है। इस जंग का आगाज बहुत अजीब यूं भी है कि इस जंग के आगाज में किसी रियासत या बाकायदा फौज ने किसी दूसरे पर हमला नहीं किया, बल्कि चंद अफराद के गिरोह ने इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सुपर पावर पर हमला करके इस जंग का आगाज कर दिया। जिस शख्स ने यह जंग शुरू की उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। मैं जिस जगह खड़ा हूं 9/11 के हमले के तकरीबन 10 साल के बाद इसी जगह पर एक अमरीकी ऑपरेशन के नतीजे में ओसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया गया। ओसामा बिन लादेन कौन था? वो ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर पहाड़ों और गारों की खाक क्यों छान रहा था? उसके गुस्से की वजह क्या थी? वो अपने मकासद में किस हद तक कामयाब रहा और वो मुस्लिम दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से का हीरो कैसे बन गया? आज हम इसकी तलाश करेंगे। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. ओसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को कंस्ट्रक्शन बिजनेस के टाइकॉन मोहम्मद बिन लादेन के घर रियाद, सऊदी अरब में पैदा हुए। ओसामा अपने वालिद की वफात के बाद से लेकर 1983 तक बड़ी कामयाबी से अपना कारोबार करते रहे और इस दौरान उनके असासा जात $250 मिलियन तक पहुंच चुके थे। 1984 में अफगान जिहाद में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल हुए और एक जिहादी ग्रुप अब्दुल्ला उज़्ज़ाम ब्रिगेड के अहम कमांडर के तौर पर काम करते रहे। 1988 में ओसामा बिन लादेन ने चंद जिहादी पॉलिसीज पर इख्तलाफ के बाद अपना एक अलग जिहादी ग्रुप तश्कील दिया। ओसामा बिन लादेन जो है वो अपनी असली ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत आदमी थे। स्क्रीन ब्यूटी नहीं थी उनकी। एक दो दफ़ा मैंने कहा कि आप लेडी किलर हैं। वो एक उदास इंसान था और उसका जो बचपन है, जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन ने अपने बचपन में जब दूसरी 1973 की जो अरब इसराइल जंग थी, उस जंग के वक्त वो एक बच्चा था उस वक्त, और उस जंग ने जो उसके दिलो दिमाग पर असरात मुरतब किए और फिर उसने समुंदर के किनारे बैठ के सैयद कुतुब को पढ़ लिया फ़िशिंग करते हुए। सलाहुद्दीन अयूबी उनका बहुत पसंदीदा उनकी शख्सियत थी। सलाहुद्दीन अयूबी के मज़ार पर उन्होंने अपने नौजवानी के ज़माने में जाके हाज़िरी भी दी थी। ओसामा बिन लादेन की जो वालिदा थी, उनकी और उनके वालिद की उम्र में बहुत फ़र्क था और उनकी ज़िंदगी में ही, ओसामा बिन लादेन की ज़िंदगी में ही माँ बाप की अलहदगी हो गई, तलाक़ हो गई। उनकी वालिदा ने एक और शख्स से शादी कर ली और फिर ओसामा बिन लादेन जो हैं वो अपने वालिद के बहुत करीब थे। उन्होंने अपने बेटे को जिहाद का सबक दिया और वो उसको अपने बेटे को कहते थे कि अगर मेरा बस चले तो ये जो मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बुलडोज़र हैं, मैं इनको टैंक बना दूं और टैंक बना के मैं इसराइल पे हमला कर दूं। तो वो एक 10-11 साल का जो बच्चा है, उसके साथ बाप इस किस्म की बातें करता है। फिर वो जो उसका बाप है वो एक फ़िज़ाई हादसे का शिकार हो जाता है
और फिर वो उसकी माँ जो है उसने तो दूसरी शादी कर ली हुई है, तो वो अपने सुतीले भाइयों के साथ उसकी नशोनुमा हुई। उसकी कोई फैमिली लाइफ नहीं थी और फिर उसको डॉक्टर अब्दुल्ला आज़ाम मिल गए, वो उसको अफगानिस्तान ले आए। यहाँ पे जो मुजाहिदीन थे वही उसकी फैमिली बन गए। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, उसकी बचपन की जो महरूमियाँ हैं, बचपन की उदासियाँ हैं, फिर जो मिडल ईस्ट में जो बादशाहते हैं, उन प्रो अमेरिकन जो डिक्टेटर्स हैं, किंग्स हैं, उनका अपने अवाम पे जो जुल्म सितम है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्सचर जो था उसने एक बागी को जन्म दी। सबसे ज़्यादा करीब वो अपने एक भाई के साथ थे और वो भी एक फ़ज़ाई हादसे में अमेरिका में वो शहीद हो गया। तो ये जो एयर क्रैश है, एयर क्रैश उसामा बिन लादेन की ज़िंदगी में इसका एक नफ्सियाती तौर पे बड़ा अहम किरदार है। बाप एयर क्रैश में मारा गया, अजीज़ तरीन भाई एयर क्रैश में मारा गया और फिर एयर क्रैश के ज़रिए ही उसामा ने अमेरिका पर हमला किया। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान कब आया? 2002 के शुरू में। मेरा तो अपना ये ख्याल है कि अलकायदा नाम भी अमरीकियों ने रखा है। क्या उसामा का तरीक़ाकार ठीक था? मैं इसको वैल्यू जजमेंट अभी नहीं दूंगा, मैं लीव इट टू द हिस्ट्री। 1999 सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से इनखला के बाद ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब की सरजमीन पर अमरीकी फोर्सेस की मौजूदगी और अमरीकी ईरान इराक पॉलिसी के खिलाफ ऐलान जहाद कर दिया। 1992 में ओसामा सऊदी अरब से वापस आया, मगर सऊदी हुकूमत ने मिस्र और अल्जीरिया के शिद्दत पसंदों की सरपरस्ती करने की वजह से ओसामा बिन लादेन की शहरियत मनसूख कर दी और सऊदी अरब छोड़ने पर मजबूर किया, जिसके बाद ओसामा सूडान में पनाह गुज़ीन हो गए। ब्रिगेडियर साहब, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान कब आया? जी, सन 2002 के शुरू में आया साउथ वजीरिस्तान में, फिर चंद माह कुन्नड़ में रहा है और उसके बाद फिर 2004 के शुरू में मेरे ख्याल मार्च 2004 में इसने फिर पार किया है और बजौड़ में दाखिल हुआ है और चंद माह हरीपुर रहा और फिर 2005 3 मई 2005 में जब ये घर मुकम्मल हो गया तो फिर ये वहाँ पहुँच गया। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बेसमेंट में होने वाले धमाके, जिनमें 6 लोग हलाक और 1000 के करीब जख्मी हुए, और 1995 में सऊदी नेशनल गार्ड्स की ट्रेनिंग के लिए अमरीकी कमांडर समेत 5 अमरीकी फौजियों की हलाकत और 60 से ज्यादा जख्मी अफराद के वाक़े में उसामा बिन लादेन को पहली दफा मोरदे इल्जाम ठहराया गया। कैसा फरमाएगा कि उसामा बिन लादेन से कभी आपकी मुलाकात है? जी, एक मुलाकात तो उनके साथ उस वक्त हुई है जब ये पाकिस्तान में इलेक्शन थे। इलेक्शन में वो इस बात के हामी नहीं थे कि पीपल पार्टी जीत जाए, और इसके लिए वो भागदौड़ भी कर रहे थे, मुख्तलिफ लोगों से मिल भी रहे थे। एक मुलाकात उनकी मेरे साथ भी उसमें हुई और मैंने उनसे कहा जी इस सिलसिले में मैं कोई मदद नहीं कर सकता। यानी किन ख्यालात का इजहार वो करते थे? इजहार वो यही इस बात करते थे कि जो ख़ास तौर से जो अरबों को की तज़लील की गई है और फ़लस्तीन के मसले में फ़लस्तीनियों को घरों से निकाला गया और उन दर बदर खाक बसर फिर रहे हैं। ख़ुद मेरा तो अपना ये ख्याल है कि अलकायदा नाम भी अमरीकियों ने रखा है,
क्योंकि वो ये इसको कहते थे कि ये हमारा बेस है, ये जो अफगानिस्तान है ये हमारा बेस है। 1998 में नैरोबी और दारुस्सलाम में अमरीकी सफारतखानों पर होने वाले हमलों, जिनमें 224 अफराद हलाक हो गए थे, ने अमरीकी फोर्सेस को उसामा बिन लादेन के सूडान और अफगानिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर्स को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाने का जवाब फराहम किया, जिनमें 20 अफराद हलाक हुए। आपके टेंजानिया कीनिया के ऊपर 2 हमले हुए, उसके नतीजे में एक आदमी सादिक अल-वायदा, अभी नाम भी नहीं सुनते कि कहाँ चला गया वो एक इम्पोस्टर बन के यहाँ आ गया। बहरहाल वहाँ से ये बात चलती है और उसके नतीजे में फिर 20 अगस्त 1998 को उसामा बिन लादेन के कैंप में खोस्त के ऊपर हमला होता है और सूडान में भी हमला होता है जहाँ किसी वक्त में उसामा रहा। क्या उसामा का तरीक़ाकार ठीक था? मैं इसको वैल्यू जजमेंट अभी नहीं दूंगा, मैं लीव इट टू द हिस्ट्री, दिस इज नो टाइम टू गिव द जजमेंट। उन्नीस 1999 में पहली दफा FBI ने उसामा बिन लादेन को सबसे ज्यादा मतलूब 10 अफराद की फेरिस्त में शामिल किया। इनके रास्ते अलग कब हुए? मुखालिफ कैसे हुए? यानी मुजाहिदीन के और अमेरिका के, उसामा के और अमेरिका के? वैसे जी मुजाहिदीन को मैं जानता हूँ, ये बिल्कुल इब्तिदा से बिल्कुल क्लियर थे कि हमारा जिहाद खालिसतन एक इस्लामी जिहाद है और एक इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए, और हमें अमेरिका से बिल आखिर मुखालफत मूल लेनी पड़ेगी, ये हमारी मुखालफत करेंगे। ये उस वक्त से है? उस वक्त से बिल्कुल इब्तिदा से, बल्कि ये गुलबुद्दीन हिकमतयार से मैंने ख़ुद सुना है कि अगर मुझे ये इल्म हो जाए कि रूस के बाद अमेरिका यहाँ पे अपना कब्ज़ा करेगा तो मैं रूस के साथ सुलह करूँगा। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को लोकेशन का बिल्कुल नहीं पता था। उसामा की जो हैसियत थी आफले, वो एक रहबर की थी। ऐसे ख्वाब देखता था जो नामुमकिन हो। वो जो खिलाफत उस्मानिया थी, जिसको कि अरब हुक्मरानों की साजिशों से अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया था, उसामा बिन लादेन जो हैं वो उस खिलाफत उस्मानिया के बहुत बड़े फ़ैन थे और वो समझते थे कि उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए था। और अरब हुक्मरान जो है उन्होंने बहुत बड़ी साजिश की लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलके। सन 2000 में यमन में अदन पोर्ट पर अमरीकी फोर्सेस पर होने वाले हमले, जिनमें 17 अमरीकी मैरीन्स हलाक और 38 जख्मी हुए, ने एक दफा फिर अल-कायदा को मोरद इल्जाम ठहराया और यूं अल-कायदा और अमरीका की दुश्मनी का सिलसिला पुख्तगी इख्तियार करता चला गया। अगस्त 2010 से इनको कुछ शुबहात पड़े, इसकी वजह से इन्होंने कुछ तहकीक शुरू की है इसकी, इस शख्स अरशद खान की। 2 माह के बाद पता चला कि ये हर महीने जाता था पेशावर और कुछ लोगों से खुफिया तौर पे मिलता था। मगर उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये थी कि हर दफ़ा जब ये जाता था तो वहाँ से ढेर सारी दवाइयाँ लेके आता था। इनको फिर कुछ मालूमात हासिल होना शुरू हुई बज़रिया तालिबान कि यहाँ पे कोई शख्स है जो अहम शख्स है। उन ISI की मदद के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को लोकेशन का बिल्कुल नहीं पता था और अमेरिका जो है उसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को उतना ही इक्विपमेंट दिया है जितना कि अमेरिकन के अपने मुफाद में है। आप ये समझ लें कि 1960 के ज़माने का इक्विपमेंट दिया हुआ है और ख़ुद वो 2012 वाला इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। क्या अपने आखिरी महीनों सालों में खुद अल-कायदा के अंदर उसामा बिन लादेन एक बेअसर शख्स बन चुका था? जहाँ तक उसामा का और अल-कायदा का आपस में ताल्लुक़ है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, वो बड़ा वसी है। उसमें उसामा की जो हैसियत थी
ऑफ लेट वो एक रहबर की थी, एक स्पिरिचुअल आप कहते एक रहबर जो ओवरऑल जो ऑपरेशनल मैटर्स थे वो उसामा के पास थी नहीं। वो जैसे अभी डॉक्टर एमन जवाहिरी के पास पहले भी थी और अभी भी है। लगता है कि वो अपने मिशन से तो नहीं हटा, क्योंकि ही वाज दैट काइंड ऑफ ए पर्सन, लेकिन वो इसके था नहीं, बेबस हो चुका हुआ था, उसके हाथ में कुछ ज़्यादा नहीं था। रेलेवेंट तो ये हो गया था 2002-03 तक ही हो गया था, क्योंकि जो भी इसकी तकालीफ थी उसमें कुछ एक तकलीफ हुई इसको जहनी तवाज़न की थी कि ये डिलूजनल था, इसको ऐसे ख्वाब देखता था जो नामुमकिन हो, कोई उसकी बात नहीं सुनता था। 2003 के शुरू में इसने मंसूबा बनाया, ये क्या नाम है, कहूटा, इस पे कब्जा करना। उस पे उन्होंने सारे जो थे ज़ाहिरी से समेत लेके सबने उसको बड़ा समझाने की कोशिश की कि ये नहीं हो सकता, वो बड़ा वेल डिफेंडेड है, अगर वो बदे था। और फिर इस बात पे आखिर तंग आके ज़ाहिरी ने शूरे को बिठाया और शूरे से मशवरा करके ये फैसला किया कि इसको रिटायर किया जाए। उसके बाद से 2001 से लेकर 2011 तक तोरा बोरा में अलकायदा का परमानेंट हेडक्वार्टर रहा। आखिरी वक्त तक तालिबान के हलकों में मुहतरम थे, उनके फरमान को हर्फ आखिर की हैसियत हासिल थी। इन डॉक्यूमेंट्स के जारी करने का अमेरिका का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को झूठा साबित किया जाए। वो जो अपने इतनी मॉरलिटी और उसके तस्करे करते हैं और प्रचार करते हैं, कहाँ है वो मॉरलिटी? अच्छा, अब ब्रिगेडियर शौकत कादिर का और जनरल हमीद गुल का दोनों का ये कहना है कि ओसामा बिन लादेन इर्रेलेवेंट हो चुके थे, अलकायदा शायद उनसे जान छुड़ाना चाहती थी। ये तो खैर मैं नहीं कह सकता जो ओसामा के बारे में कहते हैं कि इनका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। अलबत्ता जो दावा ये लोग ओसामा के बारे में कर रहे हैं कि वो इर्रेलेवेंट हो चुके थे, तो इस तरह ये लोग अमलन इर्रेलेवेंट हो चुके हैं इन मामलात से, लेकिन अभी तक वो उसको मानने को तैयार नहीं है और वो उस फ़िज़ा में रह रहे हैं 80s के कि जैसे अब भी ये ISI के सरबराह हों और ये सब लोग उनसे हिदायत ले रहे हों। मैं इस चीज़ पे कन्विंस हूँ कि ओसामा बिन लादेन आखिरी वक्त तक तालिबान के हलकों में मुहतरम थे, उनको काबिल तक़लीद समझा जाता था, उनके फरमान को हर्फ आखिर की हैसियत हासिल थी। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की जिन दस्तावेजात को अभी पब्लिक किया है, उनके मुताबिक ओसामा बिन लादेन जंग में आम शहरी हलाकतों के शदीद खिलाफ थे। सवाल पैदा होता है कि ओसामा बिन लादेन की शख्सियत का ये मुस्बत पहलू सामने लाने में खुद अमेरिका का क्या मफाद हो सकता है? इन डॉक्यूमेंट्स के जारी करने का अमेरिका का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को झूठा साबित किया जाए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कनेक्टेड कुछ सो कॉल्ड किस्म की जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनको ये टास्क दिया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कि जनाब हम आपको कुछ ओसामा बिन लादेन की फैमिलीज़ के साथ जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके कुछ हम आपको पेपर्स दिखाते हैं और आप फिर वेस्टर्न मीडिया में ये प्रोपोगेट करें कि ओसामा बिन लादेन तो इनएक्टिव हो चुका था, उसका तो अलकायदा पे कोई कंट्रोल ही नहीं था, वो तो 2003 के बाद बिल्कुल एक इनएक्टिव आदमी था, ताकि दुनिया को तासुर दिया जा सके कि जी ओसामा बिन लादेन अगर पाकिस्तान में छुपा हुआ था और पाकिस्तान से मिला है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि असल में तो ओसामा बिन लादेन एक्टिव था ही नहीं। तो अमेरिकन ने जो एबटाबाद पेपर्स जारी किए हैं उसके ज़रिए उन्होंने आपके मुंह पे जूता मारा है, क्योंकि वो एबटाबाद पेपर साबित करते हैं कि ओसामा बिन लादेन जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव नहीं था, वो एक्टिव था। तो ये जो एबटाबाद पेपर्स हैं इससे ये साबित होता है कि ओसामा बिन लादेन जो हैं वो बिल्कुल मुतहर्रिक थे, फ़ाल थे
छुपे ज़रूर हुए थे, लेकिन पाकिस्तान से बैठ के वो अलकायदा के एक ऑपरेशनल हेड का किरदार अदा कर रहे थे और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपने लोगों के साथ राब्ते में नहीं थे, बल्कि यमन से लेके सोमालिया तक वो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ राब्ते में थे और यमन में अपने लोगों से कह रहे थे कि आप ओबामा के ख़िलाफ़ नए अटैक्स जो हैं उनको आप ऑर्गेनाइज़ करें। सोमालिया में वो कह रहे थे शबाब वालों को कि आप अलकायदा का नाम इस्तेमाल ना करें, आप शबाब ही के नाम से काम करें। पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे अतिया अब्दुर्रहमान को कह रहे हैं कि आप तहरीक तालिबान जो है उससे रब्ता कायम करें और तहरीक तालिबान से ये कहें कि ये पाकिस्तान के अंदर मसाजिद पर हमले ना करें और ऐसे हमले ना करें कि जिसमें बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इराक़ में पैगाम भेज रहे हैं कि यहाँ पर आप जो क्रिश्चियंस के चर्च हैं उस पर हमला ना करें। इसको ज़रा दूसरे एंगल से एनालाइज़ करें कि अमेरिकन ने ये साबित किया है कि भाई उसामा बिन लादेन आपके मुल्क में छुपा हुआ था, आपके लिए ख़तरनाक नहीं था, लेकिन हमारे खिलाफ नए हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा था। इराक़ में क्या हुआ? वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कहाँ थे? खुद झूठों ने, अंग्रेज़ों ने कहा कि जी हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स झूठी थी। वो जो अपने इतनी मॉरलिटी और उसके तस्करे करते हैं और प्रचार करते हैं, कहाँ है वो मॉरलिटी कि झूठी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर आप इराक़ पर चढ़ दौड़े। ये पेपर रिलीज़ होते हैं और जैसे आपने फरमाया कि उसमें कहते हैं कि जी वो तो यहाँ टेररिज्म के ख़िलाफ़ था, वो तो पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ था, वो तो मुस्लिम दुनिया में भी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ था। तो इसका मतलब कि हमारी जंग तो नहीं थी, कम से कम हमें तो उसामा से कोई ख़तरा नहीं था, कोई मसला हमारे लिए तो उसामा नहीं था। ठीक है, अगर 9/11 का वाक़या हुआ है, मुझे बता दो उसमें पाकिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट थी? उसमें अरब्स थे या कोई भी था? उसामा अफगान सरजमीन पर उस वक्त बैठा हुआ था, अलकायदा भी वहाँ पे थी। हमने उनको अड्डे पेश कर दिए, हमने उनको अपने पूरे वसाइल और सरजमीन दे दी। मुझे जो लगता है कि ये हमारे लिए एक नया जो गड़ा खोदा जा रहा है। हमारे कोर कमांडर पेशावर बड़े लर्नेड अफसर हैं, बड़े इंटेलिजेंट अफसर हैं, उनका एक शकवानुमा बयान छपा है कि अमरीकी ख़ुद तो उधर तालिबान से बात करते हैं और हमें नहीं करने देते। इसका मतलब है कि कोई रियलाइजेशन है ना कि भाई कोई मामला बेहतर होने चाहिए ना। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कुछ अर्सा पहले एक रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने मिलकर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कौमी कमीशन। अब आप उस कमीशन की फॉर्मेशन देखें, कितना हाई लेवल के उसको जो हेड कर रहे हैं वो दोनों मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं। वहाँ से हामिद करजई साहब और यहाँ से गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर, और उसमें दोनों मुल्कों के आर्मी चीफ्स बैठे हैं, उसमें दोनों मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स बैठे हैं और गालिबन फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज हैं। अब उस कमीशन के ज़िम्मे टास्क किया है रिकन्सिलिएशन करनी है अफगानिस्तान तालिबान के साथ। तो जिस कमीशन में मेरा आर्मी चीफ बैठा है, मेरा प्राइम मिनिस्टर बैठा है, मेरा फॉरेन मिनिस्टर बैठा है, मेरा DGSI बैठा है, उस कमीशन को मेरे बारे में तो फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। मुझे तो इन तालिबान से मेरा मसला तो इनके साथ है ना। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो अगर खुदकुश होता है तो उसको तो अफगान तालिबान आके नहीं करता है ना, उसने कभी ओन के ये ओन करते हैं, ये करते हैं ना। तो जहाँ मेरा मसला है और जिसमें मेरे इतने अहम लोग जिस कमीशन में बैठे हैं, अच्छी बात है, हमारा पड़ोसी है, उनके मामला बेहतर होने चाहिए, हल होने चाहिए, लेकिन अपना घर अमेरिका जो स्टोरी दे रहा था वो झूठ थी। पार्ट ऑफ इट वाज ए लाई। मुसलमान मुल्कों में लड़ना ये उनकी तरजीहात में शामिल नहीं थी। आप उसका ट्रायल नहीं करना चाहते क्योंकि ट्रायल में तो सच्चाई निकल आएगी। शायद पीपल पार्टी के हक में नहीं थे। हिमायत किसके लिए थी? नवाज शरीफ साहब के लिए। किसान को खुद मरने का शौक हो जाता है तो फिर शहर के लोग भी जालिम तो हो ही जाते हैं, और अमरीकी तो हैं ही ऐसे। उसामा बिन लादेन को जो जॉर्ज बुश ने प्रेजेंट किया था, ऐसे ओबामा नहीं चाहता कि वो प्रेजेंट हो, जो कि हकीकत भी है। अगर उसको आपके पास एविडेंस भी आ गया, उसके पेपर से भी मिल गया, तो फिर ऑल द मोर इजी फॉर ओबामा कि वो पिक्चर कास्ट करे आइंदा आने वाले इलेक्शन में, जो रिपब्लिकन्स को शर्मिंदा करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। So it can कि be तुम्हारा जो वो हीरो है, और अब जो न्योकॉन्स तुम हमें कह रहे हो कि और चढ़ दौड़ो दुनिया के ऊपर, तो जनाब मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि माजी में तुमने भी गलत किया,
यानी एक हद तक तो उसने तस्लीम कर लिया ना कि अमेरिका जो स्टोरी दे रहा था वो झूठ थी, पार्ट ऑफ इट वाज ए लाई। नाजी साहब, एक तो मैं उसकी ये तशरीह नहीं करता कि वो ख़िलाफ़ था इन चीज़ों के, बल्कि एक मुहतात लफ्ज़ हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुसलमान मुल्कों में लड़ना और मुसलमानों की सफ़ों में अपने मुखालिफिन को मारना, ये उनकी तरजीहात में शामिल नहीं थी। उनकी तरजीह अमरीका और उसके मगरबी इत्तेहादों से लड़ना था। लेकिन उस लिहाज से वो मुखालिफ, मसलन इसकी मैं आपको मिसाल यूँ दे सकता हूँ कि इस वक्त अफ़गान तालिबान के जो लीडर हैं मुल्ला उमर, उनकी तरजीह नहीं है पाकिस्तानी फोर्सेस से लड़ना। और अगर आप देखें तो पाकिस्तानी तालिबान असलन अफ़गान तालिबान ही से मुंसलिक एक फ्रेंचाइज़ है, वो उनको अपना अमीरुल मोमिनीन भी मानते हैं। तो जब वो ये कंडेम कर रहा है, इसे क्या कहेंगे? तो यही भी आप देखें ना कि वो कंडेम भी कर रहे हैं, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट से ये भी पता चलता है कि यही काम अल-कायदा और उससे मुंसलिक तंजीमें कर रही हैं। तभी तो वो अपने एक इंटरनल कम्युनिकेशन में उसको डिस्कस करता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि उसामा बिन लादेन की दिलचस्पी पाकिस्तान की सियासत में क्या थी और उसकी क्या वजह थी? जाहिर है कि जो अफ़गानिस्तान में थी वो पाकिस्तान में ही थी। यानी आपने कि हर जगह एक ऐसी हुकूमतें आ जाएं जो अमेरिका के मुकाबले में मुसलमानों को इकट्ठा कर सके। शायद पीपल पार्टी के हक़ में नहीं थे। उनकी हिमायत किसके लिए थी? नवाज शरीफ साहब के लिए। वो ये चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब के लिए उनकी हिमायत थी। अच्छा, काजी साहब फरमाइएगा कि पेशावर में उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती थी, क्या प्लानिंग क्या होती थी? पेशावर में ज़्यादातर उनका जो ताल्लुक़ था वो उस्ताद सयाफ़ के साथ था। उस्ताद सयाफ़ जो इस वक्त करज़ई हुकूमत के साथ है, और उस्ताद सयाफ़ ही की ज़्यादा माली मदद भी होती थी। ओसामा बिन लादेन के जस्से खाकी को समंदर बुर्द कर दिया गया, जिसकी वजह यह बताई जाती है कि उनकी सऊदी शहरियत मनसूख हो चुकी थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। और बाद में तालिबान ने जो उन्हें अफगान शहरियत अता की थी, उसे हामिद कारज़ाई ने मनसूख कर दिया था। लेकिन इन तमाम बातों से कतई नज़र बुनियादी सवाल ये है कि इंसानी हकूक़ की अलम बरदार अमरीकी हुकूमत ने ओसामा बिन लादेन को जिंदा गिरफ्तार करके उनका जुडिशल ट्रायल क्यों नहीं किया? वॉच कर रहे हैं, जैसे आप टीवी चैनल को वॉच कर रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, ऐसे पिक्चर उनके सामने थी। एक बूढ़े बीमार आदमी को उसकी बीवी और बच्चों के सामने, जो कि रेजिस्ट नहीं कर रहा, और आप उसको मार देते हैं, तो इसका एक ही मतलब निकलता है, आप उसको कानून के सामने नहीं ले जाना चाहते थे। यानी आप उसका ट्रायल नहीं करना चाहते, क्योंकि ट्रायल में तो सच्चाई निकल आएगी। क्या आपका दिल ये बात मानने को तैयार है कि हमारी सलामती के जिम्मेदार इदारे हकीकत में इतने कमज़ोर हैं कि अफ़गान बॉर्डर क्रॉस करके 2 अमरीकी हेलीकॉप्टर एबटाबाद आएँ, ऑपरेशन करें और खैरियत से वापस भी चले जाएं? मेरा जहन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये कार्रवाई अमरीकियों ने पाकिस्तान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले बग़ैर की होगी। और उस वक़्त भी ये रिक्वेस्ट थी मेरी, जिन हुकूमती शख्सियात से बात हुई थी या आर्मी के लोगों से, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते। लेकिन अब पता नहीं किन वजूहात की वजह से इन्होंने जब ये मौक़िफ़ अपना लिया कि अमरीकियों ने सब कुछ हमारे इजाज़त और हमारे इल्म में लाए बग़ैर किया है, तो जब इंसान को ख़ुद मरने का शौक़ हो जाता है तो फिर शहर के लोग भी जालिम तो हो ही जाते हैं, और अमरीकी तो हैं ही ऐसे। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बैठा है, एबटाबाद पाकिस्तान का शहर है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को बहुत दूर नहीं है,
तो ये अब इतने मुंजमद हैं हमारे फैसला करने वाले लोग कि वो इतने हाई वैल्यू टारगेट की CIA को बता रहे हैं, जाके खुद कुछ नहीं कर रहे। वो यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जिस वक्त ये आपका अपना ISI का और GHQ को ये ईमान हो, ये यकीन हो कि भाई अमेरिका जब ये हमला करना चाहेगा तो हमें बताएगा, हम अपनी हुकूमत को भी आगाह कर देंगे, हम फिर साथ जाएंगे, जॉइंट ऑपरेशन होगा, तो फिर तो आप आराम से बैठिए ना। ISI और CIA के दरमियान बहुत खिला पैदा हो गया रेमंड डेविस के इशू के ऊपर। जैसे ही उसको छोड़ा तो उन्होंने ड्रोन अटैक किया और 40 वहाँ पे अमन जिरगे के लोग मार दिए। उससे बहुत तलखी और बहुत, अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि ISI को बताएंगे तो ISI पकड़ के अपना नाम ले लेगी। मेरे हर एक आदमी के ISI ने तो खुद ही चिप हवाले की थी ना। नहीं, चिप का तो ये तो उनको ये तो नहीं पता ना कि ये उसामा की चिप है या ये उसकी इब्राहिम अल-क्वैती की चिप है, ये तो नहीं पता था। क्या हमारे मुल्क में देखे ना, अगर ISI इनकार करती है अगर उसामा था वहां पे, मुझे यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। नहीं करती ना, क्यों जॉइंट ऑपरेशन की जरूरत है? जाके अकेले जाके देख ले, जैसे करते रहे पहले। क्या जब रमजी अल शेख और बड़े बड़े अबू जुबैदा और ये बड़े नाम थे बाबा, और उसमें खालिद शेख मोहम्मद जिसका अभी ट्रायल हो रहा है, वो किसने पकड़ा? CIA ने तो नहीं पकड़ा। ISI ने, CIA ने उनको इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी। दूसरा एक मैं ये समझता हूँ, इसमें लियोन पनाटा जो था वो जाती उसके लिए करने के लिए कर रहा था, और मैं समझता हूँ कि किसी आने वाले दिन में लियोन पनाटा वहाँ पे इस बुनियाद के ऊपर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा अमेरिका के अंदर, इस बुनियाद के ऊपर कि उसने ये, क्योंकि जो बाइडेन उसको सर्टिफिकेट दे चुका है, ही वॉज द ओनली वन एंड ही प्रूव्ड राइट। उसामा बिन लादेन ने सहाफियों की एक फहरिस्त बनाई थी जिनको 9/11 के 10 बरस मुकम्मल होने के बाद 9/11 से मुताल्लिक कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना थी, यानी वो मालूमात जो अभी तक किसी और के पास नहीं। इन सहाफियों में दो नाम सलीम साफ़ी और हामिद मीर के भी थे। एक्चुअली उसामा बिन लादेन ने इंतखाब किया पूरी दुनिया के तकरीबन 35-40 सहाफ़ियों का, जिनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से, मुख्तलिफ मज़ाहब से था, और ये वो लोग थे जो कि अलकायदा के भी ख़िलाफ़ थे लेकिन अमेरिका पर भी तनकीद करते थे, जिस तरह के सीमूर हर्ष हैं। तो उसामा बिन लादेन उनको ये मटीरियल देना चाहते थे कि भाई हम अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम यहूदियत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम मसीहियत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम अमेरिकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं। जो रॉबर्ट फिस्क हैं, जो कि एक बरतानवी सहाफ़ी हैं, रॉबर्ट फिस्क पे वो बहुत एतबार करते थे। उनको सूडान में भी मिले, उनको अफ़गानिस्तान में भी मिले, और अक्सर का ऐसा भी होता था कि एक ज़माने में उनके लोग मेरे पास आते थे और फरमाइश करते थे कि मिस्टर बुक्स जो है वहाँ से हमें आप रॉबर्ट फिस्क की कोई किताब आई थी वो ख़रीद के दे दें। विलियम ब्लम की किताबें जो हैं वो मिस्टर बुक्स इस्लामाबाद से वो ख़रीद के तो उनको अफ़गानिस्तान भिजवाई जाती थी। नॉम चॉम्स्की जो है उनकी किताबें उनको भिजवाई जाती थी। तो मुझे जब ये सारी बातें पता थी तो फिर जब मैंने उनके साथ आखिरी इंटरव्यू किया तो मैंने उसमें उनसे सवाल किया कि आपके ख्याल में तमाम अमरीकी बुरे लोग होते हैं? तो उसने कहा नहीं, सारे अमरीकी बुरे नहीं होते, मैं सिर्फ उन अमरीकियों के ख़िलाफ़ हूँ जो कि हमारे ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। चूँकि हम उन एरियाज़ पे लिखते हैं, उन पे बोलते हैं, वहाँ रब्त ज़ब्त रखते हैं, और मेरे ख़्याल में कि 99% आवाम और हमारे मोर देन 60-70% तजिया निगार वो ये दावा कर रहे हैं कि 9/11 अलकायदा ने नहीं किया था। लेकिन रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई भी, हाँ, रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई भी ये कह रहे हैं कि नहीं, अलकायदा ने किया है। हामिद मीर साहब भी ये कह रहे हैं, और ये तालिब इल्म भी ये कह रहा है कि नहीं, अलकायदा ने किया है। और दूसरा, अगर उसमें आप देखें तो उन्होंने जब चैनल्स का और सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी का भी उसमें तज़किरा किया है, तो फॉक्स न्यूज़ से उन्होंने मना किया है कि उसने कहा है कि फॉक्स न्यूज़ बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहा है। प्रोग्राम के आगाज़ में जिन 3 जंगों का मैंने जिक्र किया, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर, इसमें शरीक तमाम अक़वाम को एक दूसरे के दुश्मन के बारे में वाज़े तौर पर पता था। वो एक दूसरे की रियासत की जोग्राफियाई हदूद से वाकिफ़ थे। दुश्मन फ़ौजें एक दूसरे को पहचानती थीं। मगर इस जंग में अमेरिका के बारे में तो सबको पता है, लेकिन अमेरिका जिससे लड़ रहा है उसके खदोखाल आज तक वाज़े नहीं। हम इस जंग में कहने को अमेरिका के पार्टनर हैं, मगर साथ ही साथ उसके हमलों और तनकीद का निशाना भी, जिसके नतीजे में अमेरिका के दुश्मन भी
हमें अपना दोस्त नहीं समझते। ऐसा क्यों था? इसकी तलाश अभी जारी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप देखेंगे कि एबटाबाद ऑपरेशन के 1 साल बाद अचानक हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ कैसे बदल गया। क्या उसामा बिन लादेन अपनी बड़ी बीवी के इंतकाम का शिकार बना? एक हैरत अंगेज दास्तान। और आखिर उसामा बिन लादेन के सर की कीमत किसको मिली?